तो बच्चों आज इस लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग। अब जब आप किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो उसके बाद उसको रिलीज करते हो तो आपको पता है स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो जाती है, जिसके कारण स्प्रिंग दोबारा से अपनी मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करते हैं। तो वो स्प्रिंग क्या होना शुरू हो जाता है, ऑसिलेट। अब हमने यहाँ पे पढ़ना है कि वो जो ऑसिलेशन होती है वो एसएचएम को फॉलो करती है। एसएचएम को फॉलो करने के लिए आपको पता है दो कंडीशन होती है, या तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दूसरा एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यही चीज थी ना। तो यहां पे देखो सबसे पहला टॉपिक है हमारा हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑन स्प्रिंग। यहां पे स्प्रिंग हॉरिजॉन्टली है। तो यहां पे देखो ये एक नॉर्मली स्प्रिंग था जिसके साथ एक मास को अटैच किया था। अभी ये स्प्रिंग जो है बच्चों, ये ना ही तो स्ट्रेच हुआ है ना ही ये कंप्रेस हुआ है। तो ये उसकी कौन सी पोजीशन हुई, मेन पोजीशन। ठीक है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा कर दिया इस तरफ स्ट्रेच, तो आपने कितनी डिस्प्लेसमेंट कर दी, एक्स डिस्प्लेसमेंट कर दी। यहां पे आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया। अब इसके अंदर कौन सी फोर्स स्टोर हो गई, रीस्टोरिंग फोर्स। तो हम वही लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा लिख देना कि एक स्प्रिंग है, कंसीडर अ स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, अटैच्ड टू अ मास M। ठीक है। व्हेन वी स्ट्रेच अ स्प्रिंग बाय displacement x, restoring force stored in it given by F is equal to minus of kx। ये माइनस क्यों लगाया यहां पे, बिकॉज फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों क्या होती है, ऑपोजिट। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुई है और रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ स्टोर हो रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। अब यहां से देखो ये फोर्स सिमिलरली बच्चों, अगर आप इसको कंप्रेस करते अंदर की तरफ, आपने कंप्रेस किया तो फोर्स किधर लगती, बाहर की तरफ। रीस्टोरिंग फोर्स उसे बाहर की तरफ लेके जाता। अगर आप उसको बाहर की तरफ लेके जा रहे हो तो रीस्टोरिंग फोर्स उसे अंदर की तरफ लेके जाता। तो हर बार यही आती फोर्स। अब यहां से देखो पता लग रहा है ना कि ये कौन सा मोशन है, एसएचएम। उसके बाद आप फोर्स को क्या लिख दोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस के एक्स, ये चीज आ गई। उसके बाद एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स। यहां से देखो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विच इज इक्वेशन ऑफ which shows oscillation in spring obey SH। क्लियर हो गया ये चीज, ये SHM ओबे कर रही है ना। उसके बाद आप क्या करते हो, यहां से नेक्स्ट स्टेप जो एक x के साथ होता है उसको क्या पुट कर देते हो, ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे पुट k बाय m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ये चीज आ गई, क्लियर हो गया ये चीज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ओमेगा कितना आ गया यहां से, रूट के बाय एम। हमने निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी, तो कैपिटल टी इज 2 पाई बाय ओमेगा। यहां पे वैल्यूज को पुट किया तो रूट ओमेगा नीचे है तो के नीचे आएगा और एम कहां चला जाएगा, ऊपर। सो दिस इज द फॉर्मूला जिससे आप टाइम पीरियड निकाल लोगे किसका, स्प्रिंग का। क्लियर हुआ ये चीज, समझ लग गया, सिंपल है। वेयर एम इज व्हाट, एम इज मास ऑफ अ बॉडी जो उसके साथ क्या है, अटैच है। एंड व्हाट इज के, के स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर हो गया ये चीज, नोट करिए। तो नेक्स्ट टॉपिक वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्प्रिंग। अब इस बार स्प्रिंग जो है आपका वो वर्टिकली हैंग किया गया, उसके साथ एक बॉडी अटैच कर दी। ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये है रिलैक्स्ड पोजीशन, जब स्प्रिंग पे कोई भी मास अटैच नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, हमने स्प्रिंग में मास अटैच कर दिया। अब जब ये मास अटैच हुआ तो थोड़ा सा स्प्रिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। स्ट्रेच होके वो कौन सी पोजीशन पे आ गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा, जो ऊपर की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में होगी, स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी ना, क्योंकि वो अपनी रिलैक्स पोजीशन से थोड़ा सा क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। कितना स्ट्रेच हो गया, डी। तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो गई। तो वो जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, इस बॉडी के वेट के इक्वल हो जाएगी। ठीक है। तो यहां पे हम लिख देते हैं, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m is attached to spring, it gets stretched and attain equilibrium position। जब तक ये स्ट्रेच हुआ, जब तक कौन सी पोजीशन नहीं आ गई, इक्विलिब्रियम पोजीशन। एंड एट इक्विलिब्रियम पोजीशन
जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो किसके इक्वल हो गई, mg के। रीस्टोरिंग फोर्स क्या आएगी, माइनस kd इज इक्वल टू क्या हो गया, mg। ये चीज क्लियर हो गई, समझ लग गया। अब उसके बाद देखो, इफ स्प्रिंग इज फर्दर स्ट्रेच्ड, अगर हमने स्प्रिंग को थोड़ा सा और स्ट्रेच कर दिया, कितना स्ट्रेच किया हमने, और x, तो टोटल स्ट्रेचिंग कितनी हो गई, d प्लस x। तो अब इस केस में बॉडी पे जो नेट फोर्स होगी वो कैसे निकलेगी, ऊपर की तरफ बॉडी पे लगेगी रीस्टोरिंग फोर्स, जिसको एफ डैश लिख दिया, नीचे की तरफ क्या लगेगी, इसका वेट। तो नेट फोर्स कैसे निकलती है, मूव करवाने वाली फोर्स। जैसे ही देखो बच्चों, आपने इसको ऐसे स्ट्रेच किया, आपने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या होएगा, ये किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। तो कौन सी फोर्स इसको मूव करवाएगी, रीस्टोरिंग फोर्स। रोकेगी कौन सी, वेट। तो नेट फोर्स किसके इक्वल आ गया, मूव करवाने वाली फोर्स एफ डैश माइनस वेट, ये चीज आ गई। अब मुझे ये बताओ, इस पॉइंट पे बॉडी में कितनी रीस्टोरिंग फोर्स होगी, बॉडी में नहीं सॉरी, स्प्रिंग में, स्प्रिंग में कितनी रीस्टोरिंग फोर्स होगी, k इंटू डिस्प्लेसमेंट। के तो नॉर्मल हो गया, k डिस्प्लेसमेंट कितनी है, d प्लस एक्स। तो यहां पे आ गया k d प्लस एक्स माइनस एम जी, साथ में ये नेगेटिव साइन, माइनस k इंटू होता है ना डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस के डी माइनस के एक्स माइनस एम जी। एम जी की जगह क्या पुट कर दे, इक्वेशन 1 से एम जी किसके इक्वल था, माइनस ऑफ के डी। तो यहाँ पे माइनस के डी माइनस के एक्स, एम जी की जगह माइनस के डी, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, के डी से के डी कैंसिल, क्या आ गया माइनस के एक्स। तो दिस इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स अगेन जो है आपकी, नेट फोर्स को क्या लिख दोगे अब नेक्स्ट स्टेप में, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये चीज आ गई। उसके बाद एक्सेलरेशन इज माइनस के बाय एम एक्स, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट मींस स्प्रिंग ओबे एसएचएम। वर्टिकल ऑसिलेशन जो स्प्रिंग की है वो क्या ओबे कर रही है, एसएचएम। यहां से ओमेगा फिर किसके इक्वल आ गया, देखो इसको क्या पुट कर देते थे आप, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर आ गया के बाय एम, ओमेगा आ गया रूट के बाय एम, टाइम पीरियड क्या था 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई रूट के बाय एम, एम बाय के, उल्टा हो गया ना, नीचे चला गया। तो सेम है टाइम पीरियड का फॉर्मूला बच्चों, स्प्रिंग का टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट एम बाय के। क्लियर हो गया ये चीज, समझ लग गया। जो पिछला हॉरिजॉन्टल का था वही इसी का है वर्टिकल का। तो टाइम पीरियड का ध्यान रखना, फॉर्मूले में मास ऊपर आएगा और के क्या आएगा नीचे। क्लियर हो गया, नोट करिए। यहाँ पे आपको एक स्प्रिंग दिया है जो सीधा हैंग है वर्टिकली, एक स्प्रिंग इस तरह इंक्लाइन प्लेन पे है, दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं और आपसे ये पूछा गया किसका टाइम पीरियड ज्यादा। दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, दोनों में जो बॉडी हैंग की है उसका मास क्या है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखिए, 2 पाई रूट क्या होता है एम बाय के, ये चीज होती है। टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करता है और स्प्रिंग कांस्टेंट पे। दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है के, दोनों के साथ जो बॉडी हैंग है उसका मास क्या है एम। तो इसका मतलब टाइम पीरियड दोनों का क्या आएगा इक्वल। तो ये है आंसर, समझ लगी ये चीज, नोट कर लीजिए। Now look at this NCERT question, very important question. Question में दिया है कि a spring of force constant 1200 न्यूटन पर मीटर, आपको spring constant given है 1200 न्यूटन पर मीटर, is mounted horizontally on a horizontal table, attach किया गया आपने इसके साथ, spring के साथ किस पे पड़ा हुआ है horizontal table के साथ। A mass of 3 kg, कितना मास है बॉडी का 3 kg, is attached to the free hand of the spring, pulled sideways to a distance of 2 centimeter। इसको खींच के आप यहां पे ले आए, कितनी डिस्प्लेसमेंट कर दी आपने 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर आपने इसको खींच दिया, फिर उसके बाद क्या कर दिया आपने, रिलीज कर दी, क्या होना शुरू हो जाएगा ऑसिलेशन। उसने पूछा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास, फ्रीक्वेंसी निकाल। फ्रीक्वेंसी कहां से निकलती है, टाइम पीरियड से। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था 2 पाई रूट एम बाय के, सब कुछ है आपके पास, 2 पाई की वैल्यू पता है, मास आपको पता है, के आपको पता है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकल जाएगी 1 बाय टाइम पीरियड से।
तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई, उल्टा हो जाएगा, के ऊपर आ गया, एम क्या आ गया नीचे। सारी वैल्यूज यहां पे पुट करना और क्या आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का। मेक श्योर जो आपके यूनिट सीजीएस में है उसको एसआई में कर देना। यहां तो दोनों किस में है, एसआई में है, तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 1/2 पाई रूट के की जगह 1200 और ये आ गया 3 4 12, 1200 आ गया 400 पे। 400 किसका रूट होता है, ये आ गया। यहां पे 10/पाई, पाई की वैल्यू को पुट कर देना, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर, समझ लग गया ये चीज। आगे बढ़े, नेक्स्ट पार्ट देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मास। अब मुझे ये बताइए, व्हेनेवर अ बॉडी इज इन एसएचएम उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, यही होता है ना। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर ए। और मुझे ये बताओ, ओमेगा स्क्वायर तो चलो निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, टाइम पीरियड से। ओमेगा क्या होता है 2 पाई/टी, यहां से निकल जाएगा। एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने बच्चों स्प्रिंग को यहां तक खींचा है, कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, उसके बाद रिलीज करोगे तो ये वापस इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा ना, जहां आपने छोड़ा दैट इज योर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में जो एम्पलीट्यूड है वो कितना होगा, एम्पलीट्यूड इज 2 सेंटीमीटर कन्वर्टेड इनटू मीटर, दैट इज 0.02 मीटर। समझ लग गई ये चीज। बाकी काम कर सकते हो आप लोग, यहां पे वैल्यू पुट कर देना 0.02, सारी वैल्यूज आपके पास है, सॉल्व करना, यू विल गेट ए मैक्स। थर्ड है बच्चों, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड कैसे निकलेगी, अब क्या होता था फॉर्मूला मैक्सिमम स्पीड का, भवानी क्या होता था, ए ओमेगा, अगेन यू हैव ए, यू हैव ओमेगा, यू कैन इजीली फाइंड आउट वी मैक्स। समझ लग गया ये चीज, ओमेगा 2 पाई/कैपिटल टी और ऐसे हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है 2 सेंटीमीटर। क्लियर, नोट करिए, सॉल्व करिए। अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन में ओमेगा आप 2 पाई/टी से भी निकाल सकते हो, और स्प्रिंग के केस में आप ओमेगा स्क्वायर किसको पुट करते थे, k/m को या m/k को, k/m को। तो यू हैव अनदर मेथड टू फाइंड ओमेगा स्क्वायर विच इज k/m। k आपके पास है, m आपके पास है, तो ये इजी हो जाएगा। 2 पाई/टी करने की जगह आप सीधा ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हो, k/m। तो जो मेथड आपको ठीक लगता है आप उससे कर सकते हो। क्लियर हुआ ये चीज, तो ये पता होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर k/m से निकल जाता है। क्लियर हुआ ये चीज, समझ लग गई ये चीज, ठीक है, k/m इज ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट इज ऑसिलेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है, उनके ऑसिलेशन की स्टडी करेंगे। तो दो तरह के कॉम्बिनेशन होंगे, एक कॉम्बिनेशन होगा आपका पैरेलल, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा आपका सीरीज। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होगा, देखो यहां पे ये एक स्प्रिंग, ये यहां पे दूसरा स्प्रिंग, दोनों को अटैच कर दिया आपने m मास के साथ, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। ये वर्टिकली है, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, इस तरह एक स्प्रिंग, ये आपका दूसरा स्प्रिंग, और ये कनेक्ट कर दिया आपने यहां पे मास, दिस इज K1 एंड दिस इज K2। अब अगर मैं चाहता हूं कि इन दोनों की जगह एक स्प्रिंग लगाऊं, तो वो उसका K इक्विवेलेंट क्या होगा, जैसे आप 10th में नहीं पढ़ के आते थे, सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R इक्विवेलेंट। ऐसे ही हम यहां पे पढ़ेंगे, अगर पैरेलल में या सीरीज में स्प्रिंग लगे हैं तो उनका K इक्विवेलेंट कितना होगा। तो क्या आता है इस केस में K इक्विवेलेंट, देखो K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, सीधा ऐड कर दो, रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले से उल्टा होता है। रेजिस्टेंस वाले में क्या होता था 1/R1 प्लस 1/R2, पर यहां पे उल्टा होता है, सीधा क्या आ जाएगा K1 प्लस K2। क्लियर हुआ ये चीज। अब इसका करते हैं प्रूफ। प्रूफ में देखो किसी एक से प्रूफ कर दो, किसी भी एक से। तो मैं ये प्रूफ करता हूं, देखो यहां पे सपोज करो ये जो मास है ये नीचे की तरफ क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। ध्यान से समझना, इस मास ने वेट के कारण बॉडी को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब जब बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया तो इसमें क्या स्टोर हो गई, रीस्टोरिंग फोर्स। पहले वाले स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स कितनी होगी, F1 इज कितनी हो गई -K1 x या y, जो भी लिखना है। मान लो ये कितना डिस्प्लेस हो गया, ये बॉडी यहां से यहां पहुंच गई, कितनी डिस्प्लेसमेंट हो गई x,
दोनों इकट्ठे ही हुए होंगे ना। इस स्प्रिंग की भी कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी x, इसकी भी कितनी होगी x, इसमें कितनी रीस्टोरिंग फोर्स आई माइनस k1x, उसमें कितनी रीस्टोरिंग फोर्स आई माइनस k2x। टोटल रीस्टोरिंग फोर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वो क्या आ जाएगी F1 प्लस F2, यही आएगी ना टोटल इन दोनों की मिलके। तो यहां पे वैल्यूज को पुट कर दो, माइनस k1x माइनस k2x। यहां से देखो अब माइनस कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा k1 प्लस k2 इंटू x, ये चीज आ गई। तो दोनों की मिलके जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो ये। अब इसको कंपेयर करो, कंपेयर करें अगर तो रीस्टोरिंग फोर्स किसकी इक्वल होती है माइनस के इक्वलेंट इंटू एक्स। दोनों की जगह अगर सिंगल होता तो आप रीस्टोरिंग फोर्स निकालने के लिए क्या करते माइनस के टोटल, तो के इक्वलेंट इंटू कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई एक्स, कंपेयरिंग करके के इक्वलेंट कितना आ गया k1 प्लस k2। तो पैरेलल में आप लोग सीधा ऐड करके क्या निकाल सकते हो इक्विवेलेंट के की वैल्यू। तो अब आगे से देखो कितना फायदा हो जाएगा। अब अगर आपको इसका टाइम पीरियड पूछ लिया, ध्यान से समझना, अगर इस केस का टाइम पीरियड पूछ लिया, आप लिखोगे 2 पाई रूट m बाय k की जगह क्या लिख दोगे k इक्विवेलेंट, और हमें पता है पैरेलल में k इक्विवेलेंट क्या होगा k1 प्लस k2। क्लियर हो गया ये चीज, नोट करिए। अब बच्चों नेक्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये दिख रहा है आपको सीरीज में लगे, यहाँ पे भी ये सीरीज में लगे, ये वर्टिकली है ये हॉरिजॉन्टल है। अब आपने वही सेम काम किया, इसको थोड़ा सा आगे खींच दिया, कितनी डिस्प्लेसमेंट कर दी आपने टोटल x। अब टोटल x की है तो ये स्प्रिंग भी खींचा जाएगा और ये भी खींचा जाएगा। अब दोनों सेम तो खींचे नहीं जाएंगे, हमने ये मान लिया कि ये वाला स्प्रिंग में कितनी डिस्प्लेसमेंट आ गई x1 और इस वाले में कितनी आ गई x। उल्टा हो गया ना, इसे इधर x2 लिख देते हैं और इधर क्या लिख देते हैं x। अब ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि स्प्रिंग जब सीरीज में लगते हैं तो दोनों में जो रीस्टोरिंग फोर्स स्टोर होती है वो क्या होती है बिल्कुल सेम, ये याद रखना, ठीक है। तो मतलब पहले स्प्रिंग की रीस्टोरिंग फोर्स और दूसरे स्प्रिंग की रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगी बिल्कुल सेम। पहले की कितनी हो गई F1 इज इक्वल टू kx1 और दूसरे की कितनी होगी F2 इज इक्वल टू माइनस kx2, माइनस लगेगा यहाँ पे k1 और यहाँ पे क्या आ गया k2। पहले वाले से x1 की वैल्यू निकाल दो, कितनी आ जाएगी माइनस f बाय k1, दूसरे वाले से कितनी आ गई माइनस f बाय k। ये चीज क्लियर हो गई। अब टोटल जो आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई है बॉडी की वो कितनी हुई है x, तो x1 प्लस x2 किसके इक्वल होगा x। जितना बॉडी आगे गया उतने स्प्रिंग भी आगे क्या हुए स्ट्रेच हुए ना, तो टोटल स्ट्रेचिंग जो स्प्रिंग में हुई है वो किसके इक्वल होगी, वो होगी x के इक्वल। तो आप यहां पे x1 प्लस x2 को किसके इक्वल कर दोगे x। क्लियर हो गया ये चीज। x1 की जगह माइनस f बाय k1, x2 की जगह माइनस f बाय k2 इज इक्वल टू क्या आ गया x। क्लियर हो गया ये चीज। उसके बाद यहां से माइनस कॉमन निकल रहा है, f कॉमन निकल रहा है, ये बन गया 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2 इज इक्वल टू x। ये चीज आ गई, क्लियर हो गया ये चीज। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अगर मैं यहां से फोर्स की वैल्यू निकालू कितनी आ जाएगी फोर्स की वैल्यू, ये F इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू को आप उधर ले जाओ चाहे, ठीक है, उधर लेके जाने से पहले आप इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के लिए या वो भी नहीं करना, तो अगर मैं बोलूं कि इसकी जगह एक स्प्रिंग लगा है जिसकी टोटल K की वैल्यू K इक्विवेलेंट है, उसमें भी अगर सेम डिस्प्लेसमेंट हुई x, सेम डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो उस केस में आप x को क्या लिखोगे माइनस f बाय K इक्विवेलेंट, ये लिख दोगे ना, सेम ही लिखोगे ना। रिस्टोरिंग फोर्स F है, दोनों में पहले भी उतनी थी अब भी उतनी होनी चाहिए, तो यहां पे आप x की जगह वो लिख दो। नहीं करते कुछ और, हम सीधा हम x की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो माइनस f 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2 इज इक्वल टू माइनस f बाय k इक्विवेलेंट, ये कैंसिल, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो 1 बाय k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2। तो जो रेजिस्टेंस में पैरेलल का फॉर्मूला होता था वो यहां पे कौन सा बन गया सीरीज का, और वहां पे जो सीरीज का होता था इधर कौन सा बन गया पैरेलल। तो ये याद रखना, आगे वही सेम टाइम पीरियड आ गया तो के इक्विवेलेंट में आप सीधा वैल्यूज को पुट कर सकते। क्लियर होगी ये चीज, समझ लग गया, नोट करिए। अब बच्चे नेक्स्ट आइडेंटिकल स्प्रिंग के
कुछ स्पेशल केसेस। आइडेंटिकल स्प्रिंग का मतलब क्या होएगा, सभी स्प्रिंग की जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम। तो अगर मान लो आइडेंटिकल स्प्रिंग सीरीज में लगे हैं बच्चों, कितने, n स्प्रिंग्स, n स्प्रिंग्स जो आइडेंटिकल है अगर सीरीज में लगे हैं तो उनका k इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाए, उसके लिए देखो चेक करो फॉर्मूला क्या था सीरीज के लिए, 1/k इक्विवेलेंट इज 1/k1 प्लस 1/k2 सो ऑन 1/kn। सभी की k की वैल्यू क्या है, सेम। तो 1/k प्लस 1/k प्लस 1/k कितने टाइम्स k हो जाएगा, n/k, क्योंकि टोटल कितने लगाए हमने, n। तो 1/k इक्विवेलेंट इज n/k, तो k इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया, k/n। तो ये आपको सीधा याद होना चाहिए। अगर दो स्प्रिंग सीरीज में लगे हैं, दोनों की k की वैल्यू सेम है, तो क्या आंसर आएगा, k/2। तीन लगे हैं सीरीज में, तीनों की k की वैल्यू सेम है, तो क्या आंसर आ जाएगा, k/3। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो टाइम बचाएंगे हमारे। तो सीरीज के लिए आइडेंटिकल स्प्रिंग हो तो क्या आंसर आ गया, k/n। वही बात करें बच्चों पैरेलल की, तो पैरेलल में तो क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। तो पैरेलल में k इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, n इंटू k, क्योंकि पैरेलल का फॉर्मूला है k1 प्लस k2 प्लस k3 सो ऑन kn। तो k प्लस k प्लस k प्लस k कितनी बार आ जाएगा, n बार। तो क्या आंसर आ जाएगा, n इंटू k। क्लियर हो गया, नोट करिए। लुक एट दिस क्वेश्चन, ये ऐसा एक रिजल्ट बनेगा जो आपने याद करना है कॉम्पिटिटिव के लिए, स्कूल में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है प्रूफ के लिए, ठीक है। तो हमारे पास दो पेंडुलम है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट k1, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट k2, एक का टाइम पीरियड t1, दूसरे का t2, दोनों सेम mm मास के साथ अटैच्ड थे। कहते अगर हम इन दोनों स्प्रिंग्स को सीरीज में लगा दें सेम मास के साथ, मतलब पहला सिचुएशन ऐसे सीरीज में लगा दें सेम मास के साथ, दूसरा सिचुएशन है पैरेलल में लगा दें सेम मास के साथ, तो बताओ अब टाइम पीरियड कितना आएगा। तो ये फॉर्मूलेज ऐसे हैं बच्चों जिसमें अगर आपको इंडिविजुअल टाइम पीरियड पता है तो आप सीरीज का टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो और पैरेलल का टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, इस फॉर्मूले में। तो उसके लिए करोगे क्या, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट की, सीरीज की। तो सीरीज के लिए पहले हम t1 लिखते हैं, t1 क्या आ जाएगा, 2π√m/k1, ये चीज आ जाएगा। अगर मैं स्क्वायर कर दूं, t1 स्क्वायर इज 4π²m/k1, यहां से k1 कितना आ गया, k1 आ गया आपका 4π²m/t1², ये चीज आ गई। ये सब कुछ कांस्टेंट है ना, 4π²m, क्योंकि मास भी दोनों का क्या है, सेम, पाई 4m सब कुछ सेम है। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको लिख देते हैं हम कोई कांस्टेंट a, तो k1 आ गया a/t1², मैंने इसको कोई कांस्टेंट का नाम दे दिया a। अब ऐसे ही बच्चों अगर आप t2 निकालोगे तो t2 आ जाएगा 2π√m/k2, क्योंकि मास तो दोनों का सेम ही अटैच था नीचे। उसके बाद यहां से भी अगर जब ऐसे चलोगे, स्क्वेयरिंग करोगे, सब कुछ करोगे, तो k2 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 4π²m/t2 का स्क्वायर, यही चीज आ जाएगी। उसके बाद ये 4π²m, इसको दोबारा से क्या लिख दे, a, तो यहां पे मैंने k2 इज a/t2², a क्या है हमारा, एक कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू 4π²m। इतनी चीज क्लियर होगी, समझ लग गया। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, पहला पार्ट है आपका सीरीज का। सीरीज के लिए k इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, 1/k सीरीज इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, ये चीज था ना। तो यहां पे आते हैं 1/k सीरीज इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, ये चीज आएगी। हमने बच्चों देखो सीरीज वाला ये, इसका मान लो k इक्विवेलेंट k सीरीज है, ठीक है। तो इसका जब आप k सीरीज लिखोगे तो ध्यान से देखो, k1 था a/t1², k2 था a/t2², k सीरीज क्या आएगा, बताओ, k सीरीज क्या आएगा, a/t सीरीज का स्क्वायर, मतलब टाइम पीरियड जब किस में लगा दिया आपने, सीरीज में लगा दिया। ऐसी है ना, k1 था जब पहले स्प्रिंग को आपने m मास के साथ लटकाया, उसका टाइम पीरियड t1², तो k1 इज इक्वल टू a/t1² है, k2 आया a/t2²। ऐसी k सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, ks की जगह 1/a/ क्या आ जाएगा नीचे, ts का स्क्वायर। a क्यों लिया मैंने यहां पे, 4π²m, ये भी m के साथ कनेक्ट था, ये भी m के साथ कनेक्ट था, और सीरीज वाला भी किसके साथ कनेक्ट है,
m के साथ ही कनेक्ट है ना, तो a तो सभी के लिए क्या है, कांस्टेंट ही। समझ लगी ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा अगले स्टेप में, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 1/a t1 का स्क्वायर, 1/a t2 का स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, ts स्क्वायर बाय a t1 स्क्वायर बाय a t2 स्क्वायर बाय a, नीचे से a कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिल गया सीरीज में, कि सीरीज में टाइम स्क्वायर इज इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। तो ts इज रूट ऑफ t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। बच्चों तो जो तो कॉम्पिटिटिव वाले हैं वो तो सिर्फ क्या करेंगे, इसका रिजल्ट याद कर लेंगे। कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया कि पहले का स्प्रिंग का टाइम पीरियड 2 सेकंड था, दूसरे का 4 सेकंड था, सीरीज में लगा के तो बताओ, सेम बॉडी के साथ सीरीज में लगा दिया, टाइम पीरियड कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया, रूट। तो बड़े इजीली निकल जाएंगे। प्रूफ इसलिए करवा रहा हूं कि स्कूल में प्रूफ पूछे जा सकते हैं। तो सीरीज के लिए पहला प्रूफ नोट करिए। अब देखो बच्चों, पैरेलल के लिए भी वही सेम, पहले तो वही काम करोगे जो पहले किया था आपने, k1 की वैल्यू निकाली, k2 की वैल्यू निकाली, जैसे पिछले सीरीज वाले केस में निकाला। टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख के a को लिखा 4 पाई, m को हमने a लिख दिया था, 4 पाई स्क्वायर m इज a ना। अब यहाँ पे देखो, जहां सीरीज के लिए आपने फॉर्मूला लगाया 1/ks इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, k1 प्लस k2। यहां वैल्यूज को पुट करते हैं, k पैरेलल क्या आएगा, a बाय t पैरेलल का स्क्वायर, a सेम रहेगा क्योंकि मास अटैच तीनों में क्या है, सेम, ठीक है। उसके बाद k1 क्या आ जाएगा, a1 बाय t1 स्क्वायर, और k2 क्या आ जाएगा, a बाय t2 का स्क्वायर। a तो सभी के लिए सेम है, a ऊपर से कट जाएगा, क्या आंसर आ गया, 1/tp स्क्वायर इज इक्वल टू 1/t1 स्क्वायर प्लस 1/t2 स्क्वायर। तो पैरेलल के लिए आपका ये फॉर्मूला। तो फॉर्मूलाज आपने सीधा क्या करना है, याद करना है। यहां लिख देता हूं, देखो k का सीरीज का फॉर्मूला क्या था, 1/ks इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, और टाइम का क्या था, ts स्क्वायर इज इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। और पैरेलल में k का फॉर्मूला था k1 प्लस k2, पर वही चीज टाइम में उल्टी हो गई, और टाइम में बस साथ में क्या आता है, स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए, नोट करिए। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, अगर मैं आपको बोलूं ये कौन सा कॉम्बिनेशन है स्प्रिंग का, इज इट सीरीज, नो, इज इट पैरेलल, नो। बट जैसे ये क्वेश्चन खत्म होगा आपको आंसर मिल जाएगा कि ये सीरीज है या पैरेलल, ठीक है। उन्हीं दोनों में से ये एक कॉम्बिनेशन है, पर इसमें क्या है, स्प्रिंग के बीच में मास लगा, क्लियर। तो देखो इसके लिए करेंगे क्या, हमने स्प्रिंग को ऑसिलेट करवाना है। ऑसिलेट के लिए आपको इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेस। मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को थोड़ा सा यहां पे क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। कितना डिस्प्लेस कर दिया, x। ध्यान से देखना, ये वाला स्प्रिंग बच्चों सुन लो, ये वाला स्प्रिंग अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो गया, अंदर की तरफ कंप्रेस हो गया। इसमें रीस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में आएगी, बाहर की तरफ, ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ये अंदर की तरफ टेस्ट अपना कंप्रेस हुआ है ना, तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगी। तो इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स आई है उसकी डायरेक्शन किधर हुई, इस तरफ। क्लियर हो गया चीज। इसमें ये वाला जो स्प्रिंग है ये किधर जाएगा, जब मास इधर खींचा तो ये वाला स्प्रिंग किस तरफ खींचा जाएगा, इस तरफ। ऑब्वियस है ना बच्चों, मास को इधर खींच रहे हैं, ये वाला पिचक जाएगा, ये वाला स्प्रिंग खुल जाएगा। तो ये स्प्रिंग खुल रहा है, इसकी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है, तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन। रीस्टोरिंग तो हमेशा ऑपोजिट होती है, तो इसकी रीस्टोरिंग फोर्स इस तरफ। ये चीज हो गई। अब टोटल रीस्टोरिंग फोर्स सिस्टम की, टोटल रीस्टोरिंग फोर्स वो कैसे लिखेंगे हम, दोनों ऐड होंगे या माइनस होंगे, दोनों ऐड होंगे या माइनस होंगे, ऐड होंगे। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो F1 प्लस F2, F1 किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ K, दोनों का K सेम है, K इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी, X। दूसरे का माइनस K X कितना आ गया, माइनस 2KX। ये चीज आ गई। हम थोड़ा सा रिजल्ट बनाने के लिए मैं आपको क्वेश्चन में इसको चेंज कर रहा हूं, मैं इसको K1 लिख रहा हूं, इसको K2 लिख रहा हूं, सो दैट आपको पता लग जाए कि फाइनल में ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो ये K1X और ये क्या आ गया, K2X। तो ये ऐड नहीं होंगे। अब यहां पे क्या आएगा, माइनस K1 प्लस K2 इंटू X। So this is total restoring force of system।
तो अगर मैं बोलूं टोटल रीस्टोरिंग फोर्स आपने लिखनी है इस कॉम्बिनेशन की, आप कैसे लिखते? माइनस के कौन सा ले लेते? इक्विवेलेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है एक्स। कॉम्बिनेशन की आप तो ऐसे ही लिखते हैं ना रीस्टोरिंग फोर्स, और कैलकुलेट करके ये आई, कंपेयरिंग करो तो के इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ रहा है? K1 प्लस K2। ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन में होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों। तो ये ध्यान रखना, कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया इधर भी स्प्रिंग है इधर भी स्प्रिंग है, तो आप उसको कौन से कॉम्बिनेशन की तरह ट्रीट करोगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह। क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन में क्योंकि K1 और K2 इक्वल है, तो आपका K इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ जाएगा? 2K। अब सेकंड क्या बोला है? फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। पीरियड तो बहुत सिंपल है, पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई रूट m बाय k इक्विवेलेंट। तो 2 पाई रूट m बाय k इक्विवेलेंट किसके इक्वल है? K1 प्लस K2। यहाँ पे K1 प्लस K2। इस क्वेश्चन में K1 और K2 क्या थे हमारे? इक्वल। किसके इक्वल? K के। तो यहाँ पे अगले स्टेप में क्या आ जाएगा? K1 प्लस K2 की जगह 2K। क्या कोई मुश्किल? क्लियर हो गया? हाँ या ना बोल दीजिए। चलो नोट करिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चुटकियों में हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब आपका कैसे? देखो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है भवानी? ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। एक इधर स्प्रिंग और एक इधर स्प्रिंग है ना, दोनों तरफ स्प्रिंग लगे हो तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसमें देखो सबसे पहले के इक्विवेलेंट निकाल दो फटाफट। K1 प्लस K2 कितना हो गया? 600 प्लस 600 1200 न्यूटन पर मीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछा है जी? कहते हैं आपने उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया इक्विलिब्रियम पोजीशन से। कितना डिस्प्लेस कर दिया? 5 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया ये चीज? उसके बाद बोला गया पीरियड ऑफ एंसुइंग ऑसिलेशन, पता नहीं क्या है, ठीक है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। बताओ कितना पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा? तो हमें तो पता ही है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला 2 पाई रूट m बाय k इक्विवेलेंट। क्या आपके पास मास है? बिल्कुल है। कितना है? 3 kg। आपके पास k इक्विवेलेंट है? बिल्कुल है। सॉल्व हो जाएगा, छोड़ दो यहाँ पे। सेकेंड पार्ट देखिए, मैक्सिमम स्पीड पूछी है। मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी बच्चे? जो भी बॉडी ऑसिलेशन में होती है उसकी मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इंटू ए। और इस केस में ओमेगा किसके इक्वल होगा? स्प्रिंग के केस में ओमेगा स्क्वायर होता था k बाय m, तो ओमेगा किसके इक्वल? रूट k बाय m। दो मेथड है, ओमेगा इससे भी निकल सकता है 2 पाई बाय कैपिटल टी। वो मुश्किल हो जाता है, ये इजी हो जाता है। तो आप यहाँ पे रूट k बाय m। व्हाट अबाउट एम्पलीट्यूड? 5। जितना आपने खींचा दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इससे ज्यादा नहीं जाना। तो आप a की जगह किसको पुट कर दोगे? x को। कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर है, मीटर में करने के लिए 10 की पावर -2। नोट कर लेंगे, हो जाएगा ये आपसे। अब थर्ड देखिए, थर्ड पार्ट है हाउ मच इज द टोटल एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट बाय द टाइम ट्रॉली कम टू रेस्ट ड्यू टू डैम्पिंग फोर्सेस। एक टाइम पे आके ट्रॉली रुक जाएगी ना, ऐसे ऐसे करते करते एक टाइम पे आके रुक जाएगी। तो जब ये ऐसे ऐसे मूव कर रही थी तो इसके पास टोटल एनर्जी थी। हमें पता है, हम पीछे पढ़ के आए हैं, जब भी बॉडी एसएचएम में होती है तो उसके पास टोटल एनर्जी होती है, जो काइनेटिक प्लस क्या होती है? पोटेंशियल। क्लियर है ना इतनी चीज? तो इसके पास टोटल एनर्जी होगी। वही टोटल एनर्जी कहां गायब होगी? जब ये रुक जाएगी तो वो टोटल एनर्जी डिसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। समझ लगी ये चीज? तो अब हम क्या कर देंगे, थर्ड पार्ट में हम लिखेंगे हीट डिसिपेट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी की बात करें बच्चों, टोटल एनर्जी में किनेटिक भी आएगी और पोटेंशियल भी। अब आपको ये तो पता है जहां किनेटिक मैक्सिमम होती थी वहां पोटेंशियल कितनी हो जाती थी? 0। और टोटल क्या बन जाती थी? किनेटिक एनर्जी। मैं वही चीज यहां यूज करूंगा। मैं टोटल एनर्जी में किनेटिक एनर्जी को ले लूंगा मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी को क्या ले लेंगे हम इस केस में? 0। टोटल एनर्जी में यही तो होगा, एक मैक्सिमम होगा और एक क्या होगा? 0। तो मैंने सारी की सारी एनर्जी किसको ले ली? किनेटिक एनर्जी। और मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी? हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। और वी मैक्स तो निकाल ही लिया हमने, ये वाले पार्ट से वी मैक्स निकल गया ना, यहां वैल्यू पुट करनी और आपका क्या आ जाएगा? कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो आप सब लोग। हम बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्यों है? नहीं है? नहीं है? यही नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए, अब आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं,
सारे हथियार हैं आपके पास, है ना। सीरीज पैरेलल किसमें है, क्या है, पता लग जाएगा ना अब आपको। अब देखो यहाँ पे उसने ये बोला कि बताओ व्हाट इज द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट एंड टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब के इक्विवेलेंट, और टाइम पीरियड तो आपको पता है के इक्विवेलेंट निकलेगा तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो पहले सबसे पहले देखो ये किस में लगे हैं, ये पैरेलल में लगे, तो इसका के इक्विवेलेंट कितना आएगा। देखो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, ये दोनों पैरेलल में है, केपी सेम है, के प्लस के कितना हो गया 2k। तो आपका फाइनल ये ऐसे बन गया, दिस बीच में मास, फिर दिस, फिर यहाँ पे ये 2k, ये 2k, ये मास है आपका m। अब मुझे ये बताओ ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल, बीच में मास है, ऊपर भी स्प्रिंग नीचे भी स्प्रिंग, तो जो के इक्विवेलेंट है वो इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन से निकलेगा 2k प्लस 2k, कितना हो गया आंसर 4k, आ गया ना आंसर। उसके बाद क्या पूछा है आपसे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट m बाय k, के इक्विवेलेंट यहां वैल्यू पुट करो 2 पाई रूट m बाय 4k, 4 का रूट बाहर आ जाएगा, 2 पाई बाय 2 रूट m बाय k, ये कैंसिल हो जाएगा, पाई रूट m की वैल्यू 80 ग्राम है, केजी में चेंज कर देना, कितना आ जाएगा 0.08, और डिवाइडेड बाय k कितना है आपका 2। सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। इज इट क्लियर, सॉल्व कर लोगे ना, 0.04 आएगा, किसका रूट होता है 0.2 का, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0.2 पाई। ठीक है, टाइम पीरियड है तो साथ में सेकंड नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज या पैरेलल, 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 ये कौन सा है सीरीज, ये इकट्ठे जुड़े हैं सीरीज, ये साथ साथ है पैरेलल। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, अब ये सीरीज पैरेलल नहीं पूछा यहां से, क्वेश्चन ये है कि जब आप इन कॉम्बिनेशन के साथ इस मास को अटैच कर रहे हो तो ये मास स्प्रिंग को थोड़ा सा क्या कर देगा, नीचे की तरफ स्ट्रेच कर देगा। वही पूछा है कि व्हाट एलोंगेशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन ईच स्प्रिंग इन ईच केस, कि पूरे दोनों स्प्रिंग में कितनी इलोंगेशन होगी। इसमें तो सेम होंगी इलोंगेशन, सेम ही होगी ना इलोंगेशन, यहां पे इसमें इलोंगेशन क्या हो जाएगी, अगर टोटल 5 हो रही है तो 2.5 इसमें होगी और 2.5 ऊपर वाले में, इलोंगेशन सेम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, सेम, स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का सेम है, गिवन है ना, सभी का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 147। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है तो दोनों में जो एक्सटेंशन होगी ना वो भी क्या होती है, सेम होती है। क्लियर हुई ये चीज। अब यहां पे शुरू करते हैं पहले इसको, मान लो कि ये कितना नीचे की तरफ चला गया x, ये मान लो x नीचे चला गया, इस स्प्रिंग में कितनी डिस्प्लेसमेंट हो गई x, तो इस स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी, कितनी होगी रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स, के की जगह क्या लिखेंगे यहां पे के इक्वल। क्लियर हो गया। जब ये बच्चे नीचे आ गया उसके बाद ये और नीचे नहीं जा रहा तो उसका क्या मतलब होगा, वो कौन से स्टेट में आ चुका है, इक्विलिब्रियम। तो उस स्टेट में क्या होएगा, ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लगेगी, रीस्टोरिंग, नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लगेगी, वेट, तभी तो और नीचे नहीं जा रहा। तो रीस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल कर दोगे, mg के, तो हम यहां पे रीस्टोरिंग फोर्स को कर देंगे mg के इक्वल। रीस्टोरिंग फोर्स इज k इक्विवेलेंट x, माइनस इसलिए हटा दिया, माइनस इज ओनली फॉर द डायरेक्शन, और साथ में क्या आ गया ये m इंटू जी, x आ गया mg बाय k इक्विवेलेंट, mg बाय, पैरेलल के केस में k इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, k1 प्लस k2, दोनों k क्या है सेम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2k। क्लियर हुई ये चीज, समझ लग गई। कुछ नहीं किया हमने स्प्रिंग में एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब ये स्प्रिंग खिंच के नीचे हो गया उसमें क्या आ गई, थोड़ी सी स्ट्रेच होने के कारण उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गई x, तो वो जो रिस्टोरिंग फोर्स उसमें स्टोर हो गई स्प्रिंग में वो किसके इक्वल हो गई, बॉडी के वेट के इक्वल हो गई। तो बस वो हमने इक्वल कर दी। इक्वल करने के बाद यहां आपने सारी वैल्यूज को पुट करना है। आपको मास गिवन है, बॉडी का मास गिवन है 5, जी की वैल्यू आपको 9.8, 5 इंटू 9.8 बाय 2 इंटू के की जगह 147, फटाफट सॉल्व करके बताइए एक्स कितना, 0.19, शाबाश। ठीक है, तो दोनों स्प्रिंग जो है वो कितने हो जाएंगे स्ट्रेच, 0.19 मीटर, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे। ये तो होगा नहीं, एक ज्यादा चला जाएगा एक कम जाएगा, दोनों इकट्ठे नीचे जाएंगे, तो दोनों स्प्रिंग में कितनी जो है इलोंगेशन आ जाएगी 0.19। नोट करिए पहला पार्ट। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखिए,
सेकंड पार्ट में भी वही मानते कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हो गई x, तो फिर बॉडी किस पोजीशन पे आ गई, इक्विलिब्रियम। अब इससे ज्यादा नहीं ना नीचे जा रहा स्प्रिंग, तो उस पॉइंट पे स्प्रिंग में जो ऊपर की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स है, टोटल रीस्टोरिंग फोर्स, वो किसके इक्वल हो जाएगी, नीचे की तरफ लगने वाले वेट के। तो फिर वही सेम चीज, रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या कर दिया, वेट। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, K इक्विवेलेंट इनटू x, माइनस इसलिए हटा दिया क्योंकि हमने सिर्फ क्या देखना है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है। यहां पे क्या आ गया, mg। K इक्विवेलेंट सीरीज के केस में, ये सीरीज है ना, सीरीज के केस में K इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चों, दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, ये भी K ये भी K, तो सीरीज में क्या आंसर आएगा, K बाय 2, जो मैंने स्पेशल केसेस नहीं लिखवाए। अगर सीरीज में आइडेंटिकल लगे तो उतने से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, K बाय 2 x mg, x कितना आ गया, mg बाय K इंटू 2। बच्चों वैल्यूज को पुट करिए, वैल्यू 5 इंटू 9.8 बाय K की वैल्यू 147 इंटू 2, बताइए कितना आंसर आया, लेट हो गए, 0.66। तो 0.66 मीटर जो है, पूरा कॉम्बिनेशन नीचे की तरफ गया है, तो हर एक स्प्रिंग कितना जाएगा, ये स्प्रिंग कितना नीचे चला जाएगा, 0.33, और ये भी कितना चला जाएगा, 0.33 मीटर। ध्यान देना, क्वेश्चन में पूछा गया है हर एक स्प्रिंग कितना होगा इलोंगेटेड, तो सीरीज में ये भी 0.33, ये भी 0.33 की पूरा कितना हो जाए, 0.66। नोट करिए। नेक्स्ट कंसेप्ट इज कटिंग ऑफ स्प्रिंग। अब इसमें आपने स्प्रिंग को काट दिया। अब बच्चे जब आप स्प्रिंग को काट देते हो, काटने के बाद जो पीसेस आते हैं उनका स्प्रिंग कांस्टेंट, पूरे स्प्रिंग कांस्टेंट से, पूरे स्प्रिंग के जो कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, मान लो इस पूरे का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, K, पूरे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट इज K। काटने के बाद पीसेस बन गए, 3 पीसेस बन गए, L1 L2 L3 लेंथ के, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2, इसका K3। तो ये बताओ मुझे, ये जो पीसेस के स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये टोटल स्प्रिंग के कांस्टेंट से ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ कम हो रही है तो उस पीस का स्प्रिंग कांस्टेंट भी क्या हो जाता है बच्चों, ज्यादा हो जाता है, वो स्प्रिंग उतना ही स्टिफ हो जाता है। बड़े स्प्रिंग को खोलना और बंद करना इजी है, छोटे को ओपन करना और बंद करना उतना ही क्या होता है, मुश्किल होता है। तो ये याद रखना, लेंथ कम होने से स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन पीसेस की स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के बताओ, तो आप कुछ नहीं करोगे, आपके पास एक फॉर्मूला होगा, K1 इज ऊपर टोटल लेंथ L1 प्लस L2 प्लस L3, नीचे पीस की लेंथ L1 इंटू साथ में टोटल K स्प्रिंग। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी पीस की क्या निकाल सकते हो, K की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। क्लियर हुआ ये चीज। ऐसी K2 निकालना है, ऊपर का आएगा टोटल लेंथ L1 L2 प्लस L3, नीचे किसकी लेंथ L2 इंटू क्या आ जाएगा, स्प्रिंग, टोटल स्प्रिंग का K कितना था, हमने K लिया, ऐसे ही K3 का फॉर्मूला लगा दीजिए। ऊपर टोटल लेंथ L लिख दिया, L1 प्लस L2 प्लस L3 टोटल लेंथ हो गई, जिसको हमने यहां से लेके यहां तक L लिख दिया, और नीचे क्या हो गया, उस पीस की लेंथ L3 इंटू पूरे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। अब तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये पूछा गया था नीट में, ठीक है, नीट का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कहते हैं स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K इज कट इनटू लेंथ ऑफ रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 3। रेशियो में लेंथ बताइए आपको, L1 रेशियो L2 रेशियो L3 बता दी कितनी है, 1 रेशियो 2 रेशियो 3। क्लियर हो गया चीज, समझ लग गई। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द न्यू फोर्स कांस्टेंट इज K डैश। उन तीनों पीसेस को सीरीज में लगा दिया, नया कांस्टेंट क्या आ गया, K डैश। फिर उसके बाद देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड फोर्स कांस्टेंट इज K डबल डैश। जब पैरेलल में लगाया तो फोर्स कांस्टेंट कितना आ गया, K डबल डैश। बताइए कि K डैश और K डबल डैश की रेशियो कितनी होगी। पहले तो आपको तीनों पीसीस की इंडिविजुअल क्या निकालना पड़ेगा, K1 K2 एंड K3, ये निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको L1 चाहिए, L2 चाहिए एंड L3 चाहिए। रेशियो गिवन है, L1 को लेट कर लीजिए 1x, L2 को लेट कर लीजिए 2x, L3 को लेट कर लीजिए 3x,
टोटल कितना हो गया L1 प्लस L2 प्लस L3 कितना हो गया 3 2 5 एंड 1 6 तो 6 क्या ये चीज क्लियर हो गई समझ लग गई ये चीज। अब आइए K1 कितना होगा फटाफट फॉर्मूले से ऊपर टोटल लेंथ 6x नीचे इसकी लेंथ कितनी है 1x इंटू K टोटल टोटल K कितना है टोटल कैपिटल K है ना तो टोटल K इज K कितना आंसर आ गया 6K। ऐसे K2 निकाल दीजिए K2 कितना आ गया 6x बाय 2x इंटू K कितना 3K और ऐसे ही K3 निकाल दीजिए कितना आएगा 6x बाय 3x इंटू K दैट इज 2K। तो आपने निकाल दिए पहले क्लियर हो गया ये चीज समझ लग गया। तो K1 K2 K3 निकल चुका है। अब उसने क्या बोला इन पीसेस को सीरीज में लगा दिया फिर इन पीसेस को किस में लगा दिया पैरेलल में लगा दिया। तो इक्विवेलेंट बताओ। अब जब पहला केस सीरीज की बात करते हैं देखो अब पहला केस सीरीज का है सीरीज में उसने बोला इक्विवेलेंट क्या आ गया K डैश सीरीज में आपने K डैश हमें पता है सीरीज का इक्विवेलेंट कैसे निकलता है 1 बाय K इज इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 प्लस 1 बाय K3 वैल्यूज को कर दीजिए पुट 1 बाय 6K प्लस 1 बाय 3K प्लस 1 बाय 2K ये चीज आएगा। एलसीएम कितना आ गया 6K या ऊपर क्या आएगा 1 या कितना आएगा 2 या कितना आएगा 3 कितना बन गया ऊपर 6 बाय 6K कितना आंसर आ गया 1 बाय K। तो 1 बाय K डैश कितना आ गया K। ये तो कॉमन सेंस की बात है ये तो निकालने की भी जरूरत नहीं हमें क्यों एक स्प्रिंग को काट के दोबारा सीरीज में लगा रहे हो तो वही आ जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट जो पूरे का था कितना था K। तो ये वहां करना नहीं है ये वाला काम हमने वहां नहीं करना आप सीधे लिख दोगे when these three pieces are connected in series we again get the full spring जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा K। तो सीरीज वाला काम हो गया। अब बढ़ते हैं पैरेलल की तरफ। पैरेलल के लिए तो आपको पता है क्या कर देना है तीनों को सिंपली ऐड कर देना है K1 प्लस K2 प्लस K3 कितना हो जाएगा ऐड करके 6 3 और 2 कितना हो गया 11K। तो रेशियो करिए K किसकी चाहिए K डैश बाय K डबल डैश K बाय 11K ये कैंसिल कितना आ गया 1 बाय 11 तो यहां मिल गए नीट के आपको पूरे नंबर क्लियर ये चीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चे अब ये स्पेशल प्रॉब्लम है रिड्यूस मास प्रॉब्लम। अभी क्या था बॉडी के इधर भी और इधर भी स्प्रिंग लगा था। अब इस केस में क्या होएगा दो बॉडी के बीच में स्प्रिंग लगा और आपसे पूछा जाएगा किसी एक को खींच दिया तो बताओ ये स्प्रिंग का टाइम पीरियड बताओ ऑसिलेशन। तो आपने इस केस में देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होएगा 2 पाई रूट m बाय k ये होता है ना। यहां जो m लेना है ना आपने वो आपने लेना है रिड्यूस्ड मास। क्या लेना है रिड्यूस मास इस सिस्टम का रिड्यूस मास। अब बोलोगे रिड्यूस मास कैसे निकलेगा रिड्यूस मास का फॉर्मूला होता है जी m1 m2 बाय m1 प्लस m2। कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन सीधा आता है तो ध्यान रखना ये चीज कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ गया 2 पाई ऊपर रूट मास की जगह रिड्यूस मास ठीक है इसको रिड्यूस मास लिखते हैं रिड्यूस मास और नीचे क्या आ जाएगा के हो जाएगा ना। अब तो ये चीज बढ़े आप आगे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन एक मास m दूसरा मास m इनके बीच में स्प्रिंग लगे हुए हैं इस तरह। पहले ये आया 3K उसके बाद दो स्प्रिंग इसके साथ पैरेलल में लगे ऐसे ऐसे आ रही है सिंगल स्प्रिंग उसके बाद दो स्प्रिंग ऐसे आए हैं उसके बाद अगेन क्या आ गया सिंगल स्प्रिंग फिर ये बीच में लगा है। अब आपको पता है कि इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए यू नीड रिड्यूस मास क्योंकि दो मासेस के बीच में स्प्रिंग लगे हैं। तो रिड्यूस मास के लिए आप क्या करोगे m1 m2 बाय m1 प्लस m2 क्या आ जाएगा m इंटू m बाय m प्लस m बाय 2 ये चीज आ जाएगी कैलकुलेशन करके आराम से। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रिड्यूस मास बाय k की जगह यहां पे क्या आएगा k इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट निकालते हैं ये दोनों किसमें लगे पैरेलल इनका क्या आंसर आ जाएगा 3K सीधे ऐड हो जाते हैं ना। तो आपके पास आया ऐसे पहले ये 3K इन दोनों की जगह भी क्या आ गया 3K फिर अगला भी क्या है 3K ये तीनों किसमें लगे सीरीज में तीनों आइडेंटिकल है सीरीज में लगे तो क्या आ जाएगा 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा 3K डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3। आइडेंटिकल का फायदा यही है सीधा डिवाइड किया कितना आंसर आ गया K। तो फाइनल में 2 पाई रिड्यूस मास इज m by 2 K इक्विवेलेंट इज K। m स्क्वायर आएगा नहीं बच्चे यहाँ पे 2m आएगा ना नीचे
एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज, नोट करिए। अब नेक्स्ट बच्चे लास्ट टॉपिक इंक्लाइन प्लेन। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें 3 स्प्रिंग ऐसे इंक्लाइंड है, तो आपने क्या करना है बच्चों, देखो वो कहते हैं किसी एक को स्प्रिंग को खींचेंगे तो पूरा सिस्टम क्या होना शुरू हो जाएगा, ऑसिलेट। इसका टाइम पीरियड बताओ या इसका के इक्विवेलेंट बताओ पहले। इस सिस्टम का के इक्विवेलेंट पूछता है, तो इस सिस्टम के के इक्विवेलेंट के लिए आपने क्या करना है, देखो ये के, इसके बिल्कुल सिमेट्रिकली एक लाइन बना दी मैंने, किसी भी एक के सिमेट्रिकली लाइन बना दो। मैंने इसके सिमेट्रिकली लाइन बना दी, ये कितने एंगल के साथ ऊपर है थीटा, ये कितने एंगल के साथ नीचे है थीटा, तो इस तरफ आ जाएगा के कॉस स्क्वायर थीटा। ये याद रखना, इसका जो कंट्रीब्यूशन इस तरफ आता है के कॉस थीटा नहीं आएगा, क्या आएगा के कॉस स्क्वायर थीटा। और इसका भी इस तरफ क्या कॉम्बिनेशन क्या कंट्रीब्यूशन आएगा, के कॉस स्क्वायर थीटा। ये सीधा याद रखना है क्योंकि सिर्फ किसमें पूछा जाएगा आपको, कॉम्पिटिटिव में। तो सिर्फ रिजल्ट याद करवा रहा हूं कि स्प्रिंग का उस लाइन के क्रॉस कितना कंट्रीब्यूशन होगा, के कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी कितना कंट्रीब्यूशन, के कॉस स्क्वायर थीटा, और टोटल के लिए के प्लस इन दोनों का कितना हो गया, 2k कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ ये चीज, समझ लगी ये चीज, ठीक है। इसका k और इसका कितना हो गया, 2k कॉस स्क्वायर थीटा। यहां बीच में मास भी लगा हो सकता है, नोट करिए फटाफट।